नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म द्वारा लगातार राजस्थान की कला एवं संस्कृति संबंधित कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें आज मेरे द्वारा आपको राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। राजस्थान में प्रमुख रीति रिवाजों की बात करें तो जैसे ही इंसान का जन्म होता है उससे लेकर उसकी मृत्यु तक बहुत सारे रीति रिवाजों को का निर्वहन किया जाता है। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं अपने को हमारे घरों में देखने को मिलते हैं, आसपास के माहौल में या समाज में अपने को देखने को मिलते हैं। और इस रीति रिवाज से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है। और अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं तो क्वेश्चन अपना आसानी से ठीक हो सकता है ना, उसको अपने को प्लस पॉइंट मिल सकता है। तो जैसे सबसे पहले बात करें कि कोई इंसान है या रह रहा है या समाज में रहना है या उसको इस दुनिया में रहना है, तो सबसे पहले उसको चाहिए होता है घर। ठीक है। तो घर रहने के लिए घर बना लिया जाता है। और घर बनाने के लिए उसमें सबसे पहले ऐसे माना जाता है कि घर सबसे बड़ी बात हो गई है, घर बनाया है उसके लिए प्रवेश, उसमें प्रवेश किया जाता है। तो उस प्रवेश के लिए भी एक मांगलिक तरीका होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें जीवन से रिलेटेड कर रहे हैं अपन, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो उससे सबसे पहले प्रारंभ करें तो गृह प्रवेश, है ना। तो गृह प्रवेश को कहते हैं नांगण। क्या कहते हैं? नांगण कहते हैं। ठीक है। पहला है अपना टॉपिक, क्या है आज का? रीति रिवाज। और रीति रिवाज हमारे जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, जो अपने को निर्वहन करने होते हैं। जब तक इंसान जिएगा तब तक उनका निर्वहन करेगा। पहला है अपना नांगल। नांगल को सीधी भाषा में कहे तो अपन गृह प्रवेश। जब कोई इंसान नया घर बनाता है तो उसमें प्रवेश करता है और अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाता है और कुछ अ, मांगलिक कार्य किए जाते हैं, है ना। और पूजा अर्चना की जाती है और कुछ खाने वगैरह की व्यवस्था भी की जाती है ना। ठीक है। तो क्या कहते हैं? नांगल यानी गृह प्रवेश। ठीक है। पहला नांगल किसको कहते हैं? गृह प्रवेश को कहते हैं। उसके बाद अपन बात करें कि भाई जन्म से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले फिर आता है गर्भाधान। गर्भाधान गर्भाधान की स्थिति क्या है कि जब अ, इंसान के इस दुनिया में आने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस स्थिति को कहते हैं गर्भाधान। ठीक है। और जब गर्भाधान का पता चलता है कि भाई गर्भ ठहर गया है, तो उस समय कुछ मांगलिक गीत गाए जाते हैं, है ना। लोक देव देवताओं को मनाने का प्रयास किया जाता है कि भाई अच्छे से प्रसव हो जाए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक तो गर्भधान क्या है? गर्भधारण की सूचना, पहली बात, इस सूचना। फिर क्या किया जाएगा? कुछ महिलाओं द्वारा लोकगीत गाए जाएंगे। ठीक है। अच्छी कामना की जाएगी कि अच्छे से स्वस्थ प्रसव हो। ठीक है। फिर गर्भाधान के बाद 9 महीने के लगते हैं, जब तक शिशु इस दुनिया में आता है, तब तक ये प्रोसेस 9 महीने का होता है। तो उसके बाद बीच में कई रीति रिवाज और पूर्ण करने होते हैं। तो जैसे गर्भाधान हो गया, प्रथम सूचना। ठीक है। फिर है पंचमासी। पंचमासी की बात क्या है कि जब गर्भ 5 माह का हो जाता है ना, गर्भ धारण किए हुए 5 माह हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि जो परिवार के वरिष्ठ जन हैं वो क्या करते हैं कि भाई जो भी लोग देवता हैं उनको मनाते हैं, है ना। और उनके लिए मांगलिक कार्य करते हैं कि भाई अच्छे से स्वस्थ रहे। ठीक है। तो पंचमास यानी 5 माह के पश्चात गर्भ धारण के 5 माह पूर्ण होने पर, पूर्ण होने पर, ठीक है, पूर्ण होने पर क्या किया जाएगा? कोई मांगलिक कार्य किए जाएंगे और देवी देवताओं की पूजा की जाएगी। देवताओं की पूजा। ठीक है। उसके बाद जब गर्भ धारण की स्थिति 8 माह पर आ जाती है ना, जब लगभग 8 माह पश्चात ये हो जाता है कि भाई कभी भी 8 से 9 महीने के भी प्रोसेस में कभी बच्चा हो जाएगा, तो 8 माह की बाद की स्थिति क्या आती है? जब गर्भ धारण किए हुए 8 माह हो जाते हैं तो उसको कहते हैं अग्रणी। अग्रणी।
तो ये क्या, जब 8 माह पूर्ण हो जाते हैं, गर्भ को 8 माह पूर्ण होने पर जो जच्चा होती है, जो मतलब जो माता है, जो माता मतलब शिशु को जन्म देगी, वो उसकी जो माता है ना, तो मतलब गर्भ होने पर जच्चा या प्रसूता की माता क्या करेगी, कुछ उपहार भेजेगी, उपहार के रूप में, जैसे ओढ़नी, मिठाइयाँ, ऐसे वो भेजेगी माता। उपहार, उपहार के अंदर जैसे ओढ़नी, मिठाई इत्यादि भेजेगी। मिठाइयाँ ये कहाँ भेजेगी, अपनी पुत्री के पास भेजेगी। ठीक है। उसके बाद अगला संस्कार रीति रिवाज है अपना जन्म। ठीक है। माँ में जब स्थिति आ जाती है कि बच्चा पैदा होने वाला है, जबकि बात उस रीति रिवाज को अपन कहते हैं जन्म। और जन्म के समय क्या होता है कि अगर लड़का होता है तो थाली बजाई जाती है, लड़का होता है तो थाली, और लड़की होती है तो सूप बजाया जाता है। ये भी कई बार पूछ सकते हैं आपसे कि लड़के होने पे क्या बजाते हैं, तो सूप। ठीक है। और जब वही जन्म हो गया घर पे, 1-2 दिन की बाद की स्थिति क्या होती है, या सेम डे मान लो, तो जो वरिष्ठ जन बुजुर्ग होते हैं घर परिवार के, वो उनको जन्म गुट्टी भी देते हैं। ठीक है। तो जन्म गुट्टी देने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, जो गुट्टी द्वारा, जो परिवार के बुजुर्ग हैं, परिवार के वरिष्ठ या बुजुर्गों द्वारा, वरिष्ठ या फिर बुजुर्गों द्वारा। ठीक है। तो इस जन्म गुट्टी में क्या होता है, कोई पंचामृत होता है जिसमें जो पहली बार बच्चे के मतलब स्तनपान करवाने के बाद की स्थिति में पहली बार कुछ नई चीज दी जाती है, तो ये जन्म गुट्टी के तहत दी जाती है। ठीक है। ये हो गया जन्म। अब जन्म के बाद अगली स्थिति आती है नाड़, है ना। जब नाड़ की क्या है कि पहली बार जब प्रसूता को स्नान करवाया जाता है, उस स्थिति को कहते हैं, उस रिवाज को कहते हैं नहाड़। नेक्स्ट है अपना नहाड़। नहाड़ के अंदर क्या होता है कि जब प्रसूता को पहली बार स्नान करवाया जाता है, प्रसूता को प्रथम बार स्नान करवाया जाता है। ठीक है। ये होता है नहाड़, है ना, जो पहला स्नान करेगी। उसके बाद स्नान के बाद की स्थिति आती है जामना। जामना के अंदर क्या होता है, जामना के अंदर क्या है कि जो प्रसूता है उसके परिवारजन वाले आते हैं और कुछ उसके लिए वस्त्र आभूषण उपहार आदि सब चीजें लेके आएंगे। प्रसूता के परिवारजन, है ना, प्रसूता के लिए क्या लेके आएंगे, वस्त्र, वस्त्राभूषण, है ना, वस्त्र और आभूषण लेके आते हैं। ठीक है। उसके बाद गुआ पूजन। नेक्स्ट है अपना गुआ पूजन। तो एक कोई निश्चित तो मुहूर्त निकाल के उस दिन ऐसा कर दिया जाता है कि उस दिन कुआ पूजन होगा, उस दिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और जो समाज की, अगर परिवार की जो महिलाएं होती हैं, वो कुएं पे जाती हैं, पूजा करती हैं, मांगलिक गीत गाती हैं, ये सब। ठीक है। तो कुआ पूजन के अंदर शुभ मुहूर्त में, प्रसूता घर से बाहर कुआ पूजन करने जाती है ना, कुआ पूजन करने जाती है। और उस समय क्या होता है, महिलाओं द्वारा मांगलिक गीत गाए जाते हैं। ठीक है। ये कुआ पूजन हो गया। कुआ पूजन होने के बाद
सुहा पूजन का रीति रिवाज संपूर्ण कर देने के बाद की स्थिति क्या होती है कि जो प्रसूता होती है वो कुछ न कुछ घर के कार्य करने प्रारंभ कर सकती है ना, ऐसा माना जाता है। इतने दिन तक तो कोई कार्य नहीं करेगी, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, एक एक और रीति रिवाज है सुहा। सुहा सुहा में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है यार। सुहा नई चीज है ये, कि इतने तो जनरली थे, ये तो नाम से ही पता चल रहा था, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सुहा सुहा के अंदर क्या होता है कि प्रसव होने के बाद घर का शुद्धिकरण किया जाता है। प्रसव होने के बाद घर का शुद्धिकरण किया जाता है। तो शुद्धिकरण करने के बाद ही कोई आने जाने वाला या कोई मेहमान वगैरह आ सकते हैं। घर का शुद्धिकरण किया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये स्थिति होगी। उसके बाद एक और है ढूंढ। ढूंढ भी क्या है कि प्रसूता के घर वालों की तरफ से दिया जाता है। और ये क्या होता है कि जब भी जन्म के बाद पहली होली आती है ना, उसके बाद जो प्रसूता के घर वाले होते हैं वो कुछ वस्त्र या फिर मिठाइयाँ वगैरह ये सब भेजते हैं अपनी बच्ची के लिए, है ना, या पुत्री के लिए। तो ढूंढ जन्म के बाद प्रथम होली के अवसर पर, प्रथम होली के अवसर पर क्या होता है, जो प्रसूता या पुत्री थी, प्रसूता या पुत्री के घर वाले क्या करेंगे, वस्त्राभूषण और मिठाइयाँ ये सब भेजेंगे, ठीक है, मिठाइयाँ भेजेंगे। तो ये तो हो गए जन्म से रिलेटेड कुछ मुख्य मुख्य रीति रिवाज थे, वो पूर्ण हो गए। उसके बाद अपन बात करें कि जब विवाह के अगला, भाई जन्म हो गया, फिर विवाह हो गया, फिर मृत्यु, ज़्यादातर तो यही है। तो बीच के भी हैं काफ़ी, और उनको मनाने का अवसर मिलता है नहीं मिलता है, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन ये क्या, जो बहुत से लोग इकट्ठे होकर सारे इनका निर्वहन किया जाता है, इन सारों रीति रिवाजों का, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो फिर अगला अपना है विवाह से रिलेटेड। किससे? विवाह संबंधी। विवाह संबंधी रीति रिवाजों की बात करें अपन, तो भाई सबसे पहले तो लड़का लड़की ढूंढे जाते हैं। भाई पुत्र है तो उसके लिए वधू ढूंढी जाएगी, और पुत्री है तो उसके लिए वर ढूंढा जाएगा, है ना। तो वो प्रयास किए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या, जब प्रयास हो जाते हैं, देख लेते हैं, मिल जाता है। अच्छा, ओके, एक सॉरी, एक जैसे वो तो हो ही गया था, ढूंढ ढूंढ के बाद की एक स्थिति और है, एक और लिखवा देता हूँ मैं, सॉरी दिमाग से निकल गया था। हाँ, वो था अपना जड़ूला। जड़ूला जड़ूला क्या है कि जब बच्चा 1 से 3 वर्ष के आसपास बीच का होता है, 1 से 3 वर्ष तक का होता है, कौन, शिशु, है ना, उसके पहली बार क्या होता है ना, प्रथम पहली बार बाल काटे जाते हैं। पहली बार बाल काटे जाते हैं, ठीक है, काटे जाते हैं। और ये बाल काटने के बाद जो भी उसको उनका लोक देवता होता है या फिर आराध्य देवता होता है, तो उसकी पूजा अर्चना की जाती है, प्रसाद वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग से निकल गया था, ये याद रखना। अब बात करें अपन विवाह संबंधी रीति रिवाजों की, तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई लड़का लड़की आपस में मिल, सॉरी, घर वालों ने ढूंढ दिया, बता दिया। तो उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले जैसे लड़की की बात करें तो लड़के को तिलक या टीका दिया जाएगा। तिलक या टीका ये कौन देगा भाई, ये वधू पक्ष वाले देंगे, है ना। वधू पक्ष वाले उसको कुछ वस्त्र वगैरह या कुछ नगद देके और रोक लिया जाता है ना। तो ये वधू पक्ष द्वारा दिया जाएगा। वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को, वर पक्ष को वस्त्र, उपहार आदि दिए जाते हैं, आदि दिए जाते हैं।
और जो वर होता है तो तिलक लगाया जाता है, तिलक लगाया जाएगा। तो ये हो गया तिलक या टिक्का। ठीक है, इससे सगाई की रस्म भी कह सकते हो आप, है ना, तो शायद आप सगाई की रस्म भी कह सकते हो कि भाई इस दिन पक्का मान लेते हैं कि टिक्का वगैरह दे दिया, तो अब ये हो गया कि ये वर और जो वधू है होने वाली है उनका रिश्ता प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो सगाई की रस्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया था वर पक्ष के लिए। ठीक है, कि वर पक्ष को वधू पक्ष वाले कुछ ना कुछ दे के, नगद या फिर वस्त्र वगैरह दे के रोक ले रहे थे। वैसे ही जब वर पक्ष वाले हैं ना, वो भी क्या करते हैं, जो वधू देखते हैं या जो लड़की देखते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ वस्त्र उपहार, है ना, वो भेजते हैं, तो उसको कहते हैं रीत। तो ये क्या किया जाएगा, वधु को वस्त्राभूषण दिए जाएंगे, दिए जाएंगे किसके द्वारा, वर पक्ष के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना, इसमें वर पक्ष देगा, वर पक्ष अगर वधु पक्ष को दे रहा है तो रीत है, और वर पक्ष वधु पक्ष वाले वर पक्ष को दे रहे हैं तो तिलक या टिक्का की रस्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये तो प्रारंभ हो गया, विवाह के प्रारंभिक संस्कार है। उसके बाद अपन बात करें कि ये हो जाता है, तो उसके बाद एक एकताई की स्थिति आती है, एकताई की स्थिति। अगला मान लो एकताई। तो एकताई में क्या होता है कि जब विवाह निश्चित कर दिया जाता है, त्योहार सॉरी विवाह की तारीख निश्चित कर दी जाए, तो उसके बाद क्या होता है कि जो लड़का होता है, वर क्या करेगा, एक शुभ मुहूर्त में अब दर्जी के पास जाएगा और अपने कपड़े सिलवाने का नाप देगा, है ना। तो वर क्या करेगा, दर्जी के पास जाएगा और वस्त्र सिलवाने हेतु नाप देगा, वस्त्र सिलवाने हेतु नाप। ठीक है, और इसके लिए भी क्या होता है, एक शुभ मुहूर्त देखा जाता है कि भाई किस दिन शुभ मुहूर्त है, उस दिन जाके ही वो टेलर को नाप दे देगा। ठीक है, इकताई, ये याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इकताई इंपॉर्टेंट, इकताई इंपॉर्टेंट है। चलो फिर उसके बाद जैसे तारीख निश्चित हो गई, उसके बाद जैसे लोग कोई तारीख निश्चित हो जाए, उसके बाद जैसे बारात जा रही है। ठीक है, तो बारात जा रही है, उस स्थिति के बाद बारात जैसे ही वर पक्ष सॉरी वधु पक्ष के घर पहुंच जाएगी, तो सबसे पहले स्वागत किया जाएगा, वधु पक्ष द्वारा स्वागत किया जाएगा, तो उसको कहते हैं सामेला। सामेला, तो सामेला के अंदर क्या होगा कि वधु पक्ष द्वारा द्वारा बारात का स्वागत करना, बारात का स्वागत करना। ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये सामेला का नाम देके पूछा गया था कि ये है क्या। तो सामेला में जब पहली बार सॉरी बारात जब पहुंच जाएगी वधु पक्ष के घर, तो उसके जो घर परिवार के जो सदस्य होंगे वो पहुंच के पूजा उनके सम्मान में उनका स्वागत करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो, हाँ नेक्स्ट है बड़ी बड़ी पाडला, बड़ी पाडला, बड़ी पाडला वो है वस्त्र है। बड़ी पाडला क्या है, एक तो वधु के वस्त्र, बड़ी पाडला है वधु के वस्त्र क्या है, कई बार तो पूछ लेते हैं कि ये हैं क्या, तो क्या बता देंगे, वधु के वस्त्र हैं। और ये लेके आएगा वर पक्ष द्वारा लाए जाते हैं, वर पक्ष द्वारा लाए जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, वर पक्ष जो कपड़े लेके आएगा वधु के लिए उनको बड़ी पाडला कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोड़ बांधना, मोड़ बांधना। मोड़ बांधना की बात करें तो कि जो दूल्हा है जो सेहरा पहनता है, सेहरा धारण करता है, उसको मोड़ बांधना कहते हैं, कि वर द्वारा सेहरा धारण करना, सेहरा बांधना या धारण करना। ठीक है, धारण करना को क्या कहेंगे, मोड़ बांधना कह देंगे। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा।
उसके बाद अपन बात करते हैं कि मोड़ बांधने की बात की बात है कि अब वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के घर भी खाना वगैरह बनता है। तो एक बार पूछा था एक एग्जाम में, या तो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है या आरपीसी ने पूछा है, मूंग धना क्या होता है? मूंग धना। तो मूंग धना क्या होता है कि जो भोजन बनता है ना, उसमें जो प्रयुक्त होती हैं लकड़ियां, उनको मूंग धना कहते हैं, है ना। विवाह के अवसर पर जो भोजन बनाया जाता है उसके लिए जो लकड़ियां काम में ली जाती हैं उनको मूंग धना कहते हैं। तो ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। विवाह के अवसर पर भोजन बनाने हेतु, भोजन बनाने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियां, प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियां, क्या आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है लकड़ियां। ठीक है, तो मूंग धना क्या होता है? अब ये स्थिति, बारात आ गई, बारात का स्वागत कर दिया सामेला के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे बारात स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जैसे ही लड़की के घर पहली बार पहुंचेगा वर, सॉरी वधु पक्ष के घर पहुंचेगा वर, तो उनके गेट पर एक मांगलिक तोरण लगा होता है, जो मांगलिक चिन्ह होता है तोरण, ठीक है। उस पर स्वास्थ्य वगैरह बना होता है। तो उस पर वो क्या, घोड़े पे चढ़ा चढ़ा उसको 7 बार टच करेगा, तो उसको कहते हैं तोरण, है ना। तोरण, तोरण। तो तोरण में क्या होता है कि जो वर है वो क्या करेगा, घोड़ी पर बैठे बैठे, अच्छा, वर वधु पक्ष के घर पहली बार जाएगा, पहली बार पहुंचने पर, पहुंचने पर मुख्य द्वार पर लगे तोरण। तोरण के अंदर क्या होता है, जैसे एक चिन्ह होता है ना, मांगलिक चिन्ह। कई बार पूछ लेते हैं कि तोरण क्या है, तो ये एक मांगलिक चिन्ह है। लगे, मुख्य द्वार पर लगे तोरण को 7 बार टच करेगा ना, 7 बार घड़ी से, घड़ी से लगेगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, उसको ऐसा हो जाता है कि वो घर में एंट्री करेगा ना, या प्रवेश द्वार का ये हो जाएगा। अच्छा, ओके। एक और था, जैसे भात नोतना या बत्तीसी नोतना, ये पहले का था थोड़ा सा, बत्तीसी नूतना या फिर भात नूतना। इसमें क्या होता है कि जो वधु और वर है ना, दोनों की माताएं अपने अपने घर पे जाती हैं भात नूतना, और जो उसके परिवारजन होते हैं, माताओं के जो परिवारजन होते हैं, उनको विवाह में आने का आमंत्रण देती हैं और ये कहती हैं कि सहयोग की कामना करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वर व वधु दोनों पक्ष में ना, कि पक्ष की माताएं अपने परिवारजन के पास जाती हैं, माताएं स्वयं के घर, ठीक है, जहाँ उनका ननिहाल पक्ष होता है ना, ठीक है, या फिर इनका ननिहाल मान लो, ननिहाल, इन दोनों का ननिहाल स्वयं के घर जाती हैं और परिवारजनों को विवाह में, परिवारजनों को, परिवार के लोगों को, है ना, विवाह आमंत्रण, आमंत्रण देंगी और सहयोग की कामना करेंगी, है? सहयोग की कामना, ठीक है। ये कब किया जाता है, ये जब विवाह से 2-5-10 रोज पहले की स्थिति होती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 32 नूतना या भात नूतना हो जाता है, तो उसके बाद की स्थिति क्या होती है कि जो वर के या फिर वधु के जो मामा होते हैं वो आते हैं, अपने परिवारजनों के साथ आते हैं, है ना, और वो जो अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ उपहार, वस्त्र या फिर आभूषण वगैरह लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं चाक बात। उस स्थिति को कहते हैं चाक बात, है ना। तो उस चाक बात में क्या होता है कि
परिवार की जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं और उनके सबके सामने अ, ये जो उपहार हैं वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है। शाक बाद में क्या होता है कि मामा द्वारा, मामा के कौन से, वर के भी और वधु के भी के द्वारा अपनी बहन और बहनोई, है ना, मतलब इनके माता पिता हो गए और वधु के बहनों के लिए उपहार लेकर आते हैं। उपहार, ठीक है, उपहार के अंदर वस्त्र आभूषण सब आ जाएंगे, वो लेके आते हैं। ठीक, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अ, जब तोरण का हो गया था, उसके बाद जैसे फेरे, फेरे, तो फेरों की बात करें तो अपने जो हिंदू धर्म है उनके अंदर 7 फेरों की बात कही गई कि कुल कितने फेरे हैं, 7 फेरे हैं। ठीक है, तो वो 7 फेरे पूर्ण हो जाते हैं तो ऐसे मान लिया जाता है कि विवाह संपन्न हो गए। ठीक है, उसके बाद हाँ, कुछ खाने वाने की रस्में भी की जाती हैं। तो जैसे जनेऊतरण, एक है जनेऊतरण, ये इंपॉर्टेंट है। जनेऊतरण को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है जनेऊतरण। इसमें क्या किया जाता है जनेऊतरण के अंदर कि जो वर पक्ष होता है ना, वो क्या करता है कि अपनी तरफ से भोजन देता है ना, वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन, वर पक्ष द्वारा करवाया जाने वाला भोजन, जो उसके परिवार के सदस्य होते हैं उनके लिए करवाया जाता है ना, करवाया जाने वाला। ठीक है, ये तो वर पक्ष द्वारा करवा दिया जाता है। ठीक है, फिर जो वधु पक्ष होती है ना, तो वो भी क्या करती है, जो बारात आती है ना उसको खाना खिलाती है ना, क्या करती है, खाना खिलाती है। तो फिर उसको कहते हैं कुंवारी जान का भात, कुंवारी जान का भात। इसमें क्या होता है, कुंवारी जान का भात के अंदर क्या होगा कि बारात को पहली बार भोजन करवाया जाएगा, बारात को भोजन करवाया जाएगा, पहली बार भोजन, पहली बार भोजन करवाया जाएगा। ठीक है, भोजन करवाया जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि कुंवारी जान का भात क्या होता है, तो जब बारात पहुंच जाएगी तो उसके बाद जो पहली बार जो भोजन करवाया जाएगा उसको कुंवारी जान का भात कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो जब तक फेरे या फिर विवाह संपन्न नहीं होता तो उस समय तक क्या होता है, जो वधु के पक्ष घर वाले होते हैं, वधु पक्ष के, वो क्या करते हैं कि उपवास रखते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं कन्यावल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कन्यावल क्या है, कन्यावल। कन्यावल में क्या होता है कि जो वधु पक्ष के परिवारजनों द्वारा उपवास रखा जाता है, वधु पक्ष के, वधु के परिवारजनों द्वारा, है ना, वधु के परिवारजनों द्वारा उपवास रखा जाता है। जैसे ये उपवास इसलिए रखा जाता है कि भाई आसानी से, सॉरी, शांति से विवाह संपन्न हो जाए, परिवारजनों द्वारा उपवास रखा जाता है, तो क्या कहेंगे, कन्यावल कहेंगे, उपवास रखा जाता है। ठीक है, ये स्थिति होगी कन्यावल की, उपवास रख दिया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कुछ ये प्रोसेस होती रहती है, उसी समय क्या होता है कि एक होता है हिरावणी, ये इंपॉर्टेंट है, हिरावणी, हिरावणी, हिरावणी की बात करें तो ये जो प्रक्रिया हो रही होती है, विवाह संपन्न करवाने की जो प्रक्रिया हो रही है, उस समय के बीच के अंदर जो भोजन करवाया जाता है वधु को, है ना, हिरावणी, विवाह के समय, विवाह के समय वधु को दिया जाना वाला कलेवा, वधु को दिया जाने वाला कलेवा वाला कलेवा, है ना, बीच में जो भोजन करवाया जाता है लड़की को,
उसको कहते हैं हिरावनी। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरावनी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अपन देखें जैसे फेरे भी हो जाते हैं और बीच में भोजन भी करवा दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही बारात जानी होती है तो उस समय क्या करवाया जाता है, जो बाराती आए होते हैं उनको कुछ ना कुछ उपहार दिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं पहरावनी। पहरावनी, ठीक है। पहरावनी, पहरावनी में क्या होगा, जो बाराती होंगे उनको कुछ ना कुछ पहरावनी या फिर गाड़ी गाड़ी तो कहेंगे बारातियों को विदाई के समय दिए जाने वाला उपहार। इस समय उपहार दिए जाते हैं, समय दिए जाने वाला उपहार। उस उपहार में वस्त्र वगैरह हो सकते हैं या फिर नगद राशि भी हो सकती है, दिया जाने वाला उपहार। ठीक है, ये हो गया पहरावनी, विदाई के समय। तो विदाई हो रही होती है तो फिर एक ओलंदी, एक रीति रिवाज और है ओलंदी। ओलंदी के अंदर क्या होता है कि जो वधु है उसके परिवार का या कोई रिश्तेदार, जो पहली बार जो वधु अगर ससुराल जाएगी तो उसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, तो उसको कहते हैं ओलंदी। तो वधु के साथ या तो भाई या फिर कोई रिश्तेदार पहली बार रिश्तेदार ससुराल जाते समय ना, रिश्तेदार रिश्तेदार ससुराल में उसके साथ आएगा, के साथ आएगा, उसको क्या कहेंगे, भाई को या ओलंदी को, रिश्तेदार को ओलंदी ओलंदी कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब क्या होता है कि ये हो गई प्रोसेसिंग, इतना तो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जब ये वधु अपने ससुराल आ जाएगी तो उसके बाद एक रीति रिवाज पूरा किया जाता है, हथ बोलना। हथ बोलना के अंदर क्या होता है कि पहली बार जब मतलब जो घर परिवार की जो दूसरी महिलाएं हैं, है ना, या फिर जो रिश्तेदार वगैरह आए होते हैं, तो उनसे वधु का परिचय करवाया जाता है। ठीक है, हथ बोलना। तो वधु का प्रथम परिचय, प्रथम परिचय। ठीक है, फिर इसको आप मुंह दिखाई भी कह सकते हो, हथ बोलना को, है ना, ये हो जाएगा। ठीक, हथ बोलना। हथ बोलना की स्थिति क्या होगी, वधु का जब पहली बार घर परिवार की महिलाओं के द्वारा को परिचय करवाया जाता है, उसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाँ, पहले क्या होता था, अभी भी कहीं तो है ये समस्या कि पहले अव्यवस्था की स्थिति में विवाह किए जाते थे। तो जब वो लड़की व्यस्त हो जाती थी तो उसको अपने ससुराल भेजा जाता था, उसको कहते थे गोना या मुकलावा। तो ये भी एक रीति रिवाज है ना, मुकलावा या फिर गोना। तो इसमें क्या था कि अव्यवस्था की स्थिति में विवाह होने पर, अव्यवस्था की स्थिति में विवाह होने पर जब वधु वयस्क हो जाती थी, वयस्क हो जाएगी, है ना, वयस्क हो जाती थी तो उसे ससुराल भेजा जाता, हो जाती थी तब उसे ससुराल भेजा जाता था, तब ससुराल भेजा जाता था, ससुराल भेजा जाता था। ठीक है, तो उसको कहते थे मुकलावा या गोना। और उसके अंदर क्या, जो भी उपहार वगैरह वस्त्र वगैरह सब दे दिए जाते थे उसके साथ। ठीक है, तो ये हो गए विवाह। ठीक है, अब इसके बाद अपन कुछ संस्कार हैं मृत्यु से रिलेटेड, है ना, मृत्यु से संबंधी, मृत्यु संबंधी रीति रिवाज, संबंधी रीति रिवाज। मृत्यु संबंधी रीति रिवाजों की बात करें तो सबसे पहले जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको घर से शमशान लेके जाया जाता है। तो पहले उसको बैकुंठी पे लेके जाया जाता है, मृत्युशय, है ना। तो पहला है बैकुंठी। बैकुंठी क्या होती है,
मृत्युशैया। ठीक है, इस पे मृतक को लेटाया जाता है, मृतक को लेटाया जाता है। ठीक है, और ले जाके कहाँ लेके जाएंगे उसको? शमशान में। शमशान में ले जाने के लिए जो शैया प्रयुक्त होगी उसको वैकुंठी कहते हैं। कुंठी, ठीक है, वैकुंठी, वैकुंठी। ठीक है, अब जैसे ही वैकुंठी लकड़ी की बनी होती है, बांस की बनी होती है। ठीक है, और उसको खाट की तरह हम चार सीढ़ी की तरह, है ना, सीढ़ी की तरह बना देते हैं, उस पर लेटा के ले जाते हैं। ठीक है, लेटा समय क्या होता है कि रास्ते में जब घर से लेके जाते हैं तो फिर कुछ चीज़ें उछाली जाती हैं, बखेरी जाती हैं। ठीक है, तो उनको बखेर कहते हैं। तो बखेर के अंदर जैसे मृतक को घर से शमशान लेके जाते समय, शमशान ले जाते समय रास्ते में क्या करते हैं, जैसे कुछ सिक्के, है ना, या फिर कौड़ियाँ, ये उछाली जाती हैं। ठीक है, उछाली जाती हैं, है ना, या बखेरी जाती हैं। तो उसको क्या कहते हैं? बखेर। तो ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बखेर क्या होती है, कई एग्जाम्स में आ गया। तो याद रखना कि जब मृतक को घर से बाहर, घर से शमशान की तरफ लेके जाते हैं, तो रास्ते में कुछ चीज़ें, सिक्के हो गए या फिर कौड़ियाँ हो गई, इनको उछाला जाता है। ठीक है, ये उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट घर से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आधेटा। नेक्स्ट है आधेटा। आधेटा में क्या होता है कि जब घर से आधा रास्ता हो जाता है तो उसका, मृतक की क्या, दिशा परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? दिशा परिवर्तन किया जाता है। आधेटा, आधेटा में जब घर से बाहर जाएंगे तो आधे रास्ते के जाने के बाद दिशा परिवर्तन कर दिया जाता है। चौराहे पे जो भी कोई चौराहा आएगा उस पे, है ना, आधेटा। मृतक को शमशान के आधे रास्ते, आधे रास्ते या जो चौराहा आएगा या फिर चौराहा, चौराहा पर वैकुंठी का दिशा परिवर्तन ना, वैकुंठी का दिशा परिवर्तन किया जाता है। दिशा परिवर्तन, परिवर्तन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आधेटा। ठीक है, आधेटा के बाद की स्थिति क्या है कि वहां पे चले जाएंगे अंत्येष्टि, है ना। अब शमशान पहुंच जाएंगे, फिर अंत्येष्टि। अंत्येष्टि में क्या होता है कि लकड़ी की, सॉरी, वहाँ पे वो जो सही लकड़ियाँ इकट्ठी करके, है ना, उस पर सुलाया जाता है। और फिर जो भी जैसे मृतक का कोई पुत्र है ना, या उत्तराधिकारी है, उसके द्वारा उसको अग्नि दी जाती है। ठीक है, अंत्येष्टि, तो मृतक को जलाने का, है ना, मृतक जलाने की प्रक्रिया। ठीक है, और ये किसके द्वारा की जाएगी? या तो पुत्र द्वारा या फिर उसका जो भी कोई उत्तराधिकारी है उसके द्वारा। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद तंत्रवाड़ा, वाड़ा, तंत्रवाड़ा की स्थिति ये है कि जब अंत्येष्टि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद जो भी घर परिवार के जो लोग होते हैं वो घर पे जाएंगे और स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद वापस मृतक के घर आएंगे और उनको सांत्वना देंगे। ठीक है, तो वो हो जाती है संतरवाड़ा। ठीक है, तो परिवारजनों द्वारा स्नान करने के पश्चात, करने के पश्चात मृतक के घर सांत्वना देने के लिए, सांत्वना देने के लिए जाएंगे, देने के लिए आना। ये क्या कहलाता है? संतरवाड़ा। ठीक है, संतरवाड़ा, ये स्थिति होगी संतरवाड़ा की। अब क्या होता है? फूल एकत्र करना। फिर अगला है फूल एकत्र करना। फूल एकत्र करने के अंदर क्या है कि जो उसके
शरीर में जो कुछ हड्डियाँ, नाखून वगैरह सब हो जाते हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है ना। तो ये तीसरे दिन फूल एकत्र के हुए मृत्यु के तीसरे दिन क्या होता है कि जो शरीर की जैसे कुछ हड्डियाँ वगैरह है ना, वो हो जाती हैं, तो उनको इकट्ठा करने को कहते हैं फूल एकत्र करना। और ये एकत्र करने के बाद क्या किया जाता है, इनको पानी में बहाया जाता है ना। और पानी में बहाया जाता है तो जैसे कहीं जहाँ भी पानी बह रहा हो, जहाँ कोई प्रसिद्ध स्थान हो, जैसे कुछ लोग हरिद्वार ना, हरिद्वार जाते हैं। और या कुछ फिर जो नज़दीकी कहीं नदी वगैरह बह रही होगी, कोई पुष्कर वगैरह, हरिद्वार या पुष्कर, या फिर कहीं जिन जिनके हिसाब से कोई परंपराएं चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और ये फूल एकत्र करने की हो जाएगी तीसरे दिन, फिर उसके बाद क्या होगी, तीये की बैठक हो जाएगी। तीये की बैठक है ना। तीये की बैठक में जो भी मतलब परिवार के लोग हैं या फिर कोई रिश्तेदार वगैरह हैं, वो सारे आएंगे और शोक व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे। ठीक है, और ये भी ठीक है, मृत्यु के 30 दिन अस्थियां एकत्रित है ना, अस्थियां ले आए थे, अस्थियां। ठीक, शोक व्यक्त करने के लिए तीसरे दिन की बैठक का, तीये की बैठक का आयोजन किया जाता है। उसके बाद अपन बात करें कि भाई अब आगे क्या है ना, तो फिर क्या होता है कि एक पगड़ी की रस्म की जाती है ना। फिर पगड़ी से पहले नुक्ता, नुक्ता या मोहर, नुक्ता या फिर मोसर। इस दिन क्या होता है, कोई ये खैर कुप्रथा ही है, वर्तमान को देखते हो तो कुप्रथा ही है कि फालतू की चीजें हैं, पर फिर भी अब प्रचलन में है तो चल रही हैं। तो इस दिन क्या होता है, जैसे 12वें दिन, 12वें दिन क्या होता है, कई जगह 11वें से लेकर 13वें दिन तक भोजन करवाया जाता है ना। उसको कहते हैं नुक्ता या मोसर। ठीक है, भोजन करवाते हैं। एक जोसर भी होता है। जोसर में क्या होता है कि जीवित व्यक्ति क्या करता है, अपनी मृत्यु के नाम पर भोजन करवा देता है। हाँ? जीवित व्यक्ति का मृत्यु के नाम पर भोजन, ठीक है, वो जोसर हो जाता है। और इसके लिए जो मरे हुए व्यक्ति के लिए जो भोजन करते हैं उसको नुक्ता या मोसर कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पगड़ी की रस्म की जाती है। नुक्ता या मोसर हो जाने के बाद पगड़ी की रस्म की जाएगी। और पगड़ी की रस्म का क्या है कि जो भी बड़ा पुत्र होता है घर का, है ना, पगड़ी, तो देखिए ये क्या होता है कि जो भी घर का बड़ा पुत्र हो, है, या फिर कोई जो भी उत्तराधिकारी है, उसके सर पर पगड़ी रखी जाती है, उसको घर की जिम्मेदारी दी जाती है ना। उत्तराधिकारी या फिर बड़े पुत्र को पगड़ी पहनाई जाती है, पगड़ी पहनाई जाती है, पहनाई जाती है। ठीक है, तो मतलब अब क्या है कि सारे निर्णय वो करेगा। ठीक है, या फिर उत्तरदायित्व दिया जाता है, परिवार का उत्तरदायित्व निर्वहन वही करेगा। अब निर्वहन की जिम्मेदारी, ठीक है, ये हो गया सब, पगड़ी हो गई। पगड़ी होने की हो जाएगी, उसके बाद जो भी अब जो मान लिया जाएगा कि भाई ठीक है, अब आगे से ये सारी चीज़ें संभालेगा। उसके बाद क्या होता है कि एक दौवणिया, ये 12वें दिन किया जाता है, दौवणिया, दौवणिया। ये जो परंपरा हो जाती है पूरी पगड़ी वगैरह वाली, तो उसके बाद क्या होता है कि घड़े भर के रखे जाते हैं घर में, है ना। दौवणिया के, दौवणिया प्रक्रिया क्या है, नए घड़ों को, नए घड़ों में जल भर कर रखा जाता है, जल भर कर रखा जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, दौवणिया कहते हैं। ये थोड़ा सा नया वर्ड है तो इसको याद रखना, दौवणिया क्या है। तो जिस दिन नए घड़े, 12वें के दिन, ये कब किया जाएगा, 12वें के दिन किया जाएगा, 12वें के दिन। ठीक है, 12वें के दिन कर दिया जाएगा दौवणिया। उसके बाद ओख, एक हो जाता है ओख। ओख में क्या है कि अगर कोई त्योहार के दिन, किसी त्योहार के दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार वाले या फिर आने वाली 2 3 4 5 पीढ़ियाँ
उस दिन कोई त्यौहार नहीं मनाती, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, औंख कहते हैं। क्या कहते हैं, औंख। औंख। औंख में क्या होता है कि किसी व्यक्ति की त्योहार के दिन मृत्यु हो जाने पर के परिवारजनों द्वारा कई पीढ़ियों तक उस त्योहार को नहीं मनाया जाता, त्योहार को नहीं मनाया जाता, नहीं मनाया जाता। ठीक है, तो ये आप औंख को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से उसको सही कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।